देखिए बच्चों, हम लोग इसमें सॉलिड की दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, उसी तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी आएगा, जो अगला चैप्टर होगा। ठीक है ना? तो बेटा दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इलास्टिसिटी, हाँ, इलास्टिसिटी, और दूसरा होता है प्लास्टिसिटी। ठीक है ना? लिखिए, दो प्रॉपर्टीज होता है। साथ में से हटो हटो हटो, साथ से हटो। अच्छा, बहुत दूर हट गए। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी लिखो बच्चों। इलास्टिसिटी क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में दो चीज पढ़ने वाले हैं। हाँ, लिखो बच्चों, इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी लिखो, जल्दी 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 लिखो। इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल या ऑफ सॉलिड, इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉलिड, it is the ability of solid to regain, to regain, it is the ability of solid to regain its original, it is the ability of solid to regain its original shape, it is the ability of solid to regain its original shape when deforming force is removed, when deforming force, when deforming force is removed, when deforming force is removed, it is the ability of a solid to regain its ओरिजिनल सेफ व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। ठीक है बच्चों, लिख लिया? अच्छा, प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द इनएबिलिटी, बात खत्म, बाकी सेम चीज रिपीट कर दो। ठीक है ना बच्चों? प्लास्टिसिटी में क्या कहोगे? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। ठीक है ना? जैसे इसका इलास्टिक का जो कॉमन एग्जांपल लोग आप लोग समझते हैं वो होता है रबर। बेटा उसको खींचो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तो उसका शेप बढ़ जाता है, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ो वापस रिगेन हो जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। लेकिन प्लास्टिक वगैरह को आप खींच दो, उसको डिफॉर्म कर दो, तो उसके बाद बेटा जब डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटाओगे तो वापस अपने शेप को रिगेन नहीं करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। समझ में है ना? तो बहुत सिंपल बात है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। ठीक है ना? अब बच्चों कुछ कुछ डेफिनेशन लिखते चलेंगे। समझ आ रहा है ना? सिंपल है बात। इलास्टिसिटी मतलब आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, शेप एंड साइज चेंज हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वापस शेप और साइज रिगेन हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है ना? उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं बच्चों। और उसका उल्टा क्या होता है? प्लास्टिसिटी। ठीक, हाँ। डिफॉर्मिंग फोर्स अभी बता रहे। डिफॉर्मिंग फोर्स वैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को डिफॉर्म करने की कोशिश करे, मतलब उसके रूप को चेंज करने का, उसके फॉर्म को चेंज करने का ट्राई करे। तो अभी उसका डेफिनेशन भी लिखवा देंगे, आगे लिखो। जो हो गया ये, लिखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स लिखो, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है बच्चों? इट इज द एक्सटर्नल फोर्स which tries to change, it is the external force which tries to change the shape and size, it is the external force which is trying to change the shape and size, shape and size of an object। ठीक है ना बच्चों? ऐसा फोर्स, जैसे इसके नाम में खुद अगर आप ध्यान से देखें तो नाम ही इसका बता रहा है, लेकिन फिर भी अगर डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो ऐसा फोर्स जो शेप और साइज को बदलने का प्रयास करे। ठीक है बच्चों? डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद एक और फोर्स लिखिए, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स लिखिए बेटे। रीस्टोरिंग फोर्स लिखिए, इट इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इट इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इट इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स of an object, it is a force between the molecules of an object which resist the, which resist the deforming force, which resist the deforming force,
which resists the deforming force, which resists the deforming force and helps in regaining and helps in regaining and helps in regaining and helps in regaining the original shape, helps in regaining the original shape when deforming force is removed, helps in regaining the original shape when deforming force is removed, when deforming force is removed. ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझो बेटा इसको। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो बेटा मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, ठीक है, मैं किसी चीज, मान लो कोई मेटल है उसको मैं खींच रहा हूं, तो खींच रहा हूं तो आराम से वो खींचेगा नहीं, मतलब वो आराम से खींचेगा नहीं। तो वो क्यों नहीं खींच रहे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स है जो मेरे फोर्स को अगेंस्ट में, मेरे फोर्स के अगेंस्ट में लग रहा है। तो वो फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना मेरे को उसका शेप बदलने में प्रॉब्लम होगा। तो पहला ये ऐसा फोर्स होता है जो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर मान लो मैंने इसको इलोंगेट कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स को खींच कर इलोंगेट कर दिया, तो जैसे ही फोर्स हटाऊंगा तो वापस ये रिगेन कर रहा है ना अपने प्रॉपर्टी को। तो रिगेन किस वजह से कर पा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यानी यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, एक बाहर से फोर्स लग रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, एक बेटा मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स लग रहा है, मतलब एटम्स के बीच फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि अपने ओरिजिनल शेप को रीस्टोर कराने में वो मदद करता है, जो उसका ओरिजिनल शेप है उसको रीस्टोर कराने में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे अगर अब हमेशा ये कर नहीं पाएगा, जैसे अगर कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक मतलब जिसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, ऐसे मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक कॉमनली भी बोलते हैं। प्लास्टिक मतलब जिसके अंदर थोड़ा भी इलास्टिसिटी नहीं है। तो बेटा अगर प्लास्टिक होगा उसके शेप को आप बिगाड़ दोगे तो वापस वो नहीं आएगा। यानी प्लास्टिक फोर्स, प्लास्टिक मटेरियल में कौन सा फोर्स अब्सेंट होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। प्लास्टिक मटेरियल में कौन सा फोर्स अब्सेंट होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चों ये जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जीरो होता है, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। इसीलिए अपने शेप को वो गेन रीगेन नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है। तो ये आपको याद रखना, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर का फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब बाहर से फोर्स, ठीक है ना। और बच्चों ये आगे जाके इसमें आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग की तरह होता है, जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको खींचोगे, जैसे आपने डिफॉर्म करने की कोशिश की बाहर की तरफ, तो भी ये इसका अपोज करेगा। और चाहे आपने इसको डिफॉर्म करने की कोशिश किया अंदर की तरफ, ठीक है ना, तो भी ये इसका अपोज करेगा। जैसे मान लो मेटल है, स्टील का कोई ब्लॉक है, वो खींचेगा भी नहीं, वो दबेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज काइंड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, जो रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों को, चाहे आप पुश करो चाहे इसको पुल करो, दोनों को अपोज करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इट इज जस्ट लाइक द स्प्रिंग फोर्स, इसमें एक लाइन लिख लो, इट इज जस्ट लाइक द स्प्रिंग फोर्स, इट इज जस्ट लाइक द स्प्रिंग फोर्स, मतलब दोनों को अपोज करता है। हाँ रीस्टोरिंग में, और लास्ट में फिर लिख लेना प्लास्टिक में रीस्टोरिंग जीरो होता है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक द स्प्रिंग फोर्स बच्चों, मतलब ये अपोज करेगा दोनों ही सिचुएशन को, चाहे आप इलांगेट कर रहे हैं चाहे आप कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन को ये अपोज करेगा। समझ में आया बच्चों। और फिर लास्ट में लिख लेना प्लास्टिक में रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि विच फोर्स इज एब्सेंट इन प्लास्टिक मटेरियल, तो आंसर है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, आगे चले, चलो। अब एक टर्म आता है यहाँ पे बच्चों, स्ट्रेस। लाइफ में भी बहुत है लेकिन फिजिक्स में भी आ गया। सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। स्ट्रेस को लिखो, इसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में लिखो। इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो इसमें इसका वैल्यू, जैसे रीस्टोरिंग, एफ रीस्टोरिंग, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों, है ना, ये रीस्टोरिंग है, मतलब ऐसे पॉइंट लगा लेना, रीस्टोरिंग है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल, पीए।
और प्रेशर की मतलब इसकी जो इसका जो डायमेंशन है वो प्रेशर का डायमेंशन आता है, ठीक है ना बेटा। इसका आपसे क्वेश्चन है इसका डायमेंशन किसके बराबर होता है या इसका यूनिट किसके इक्विवेलेंट होता है, प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इसको स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों इसमें मान लो एक रॉड है, एग्जांपल समझा रहे, बाकी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक रॉड है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो बेटा मैं ये जो फोर्स लगा रहा हूं कौन सा फोर्स है, डिफॉर्मिंग है या रीस्टोरिंग है, डिफॉर्मिंग है। अब मैंने इसको खींचना शुरू किया बेटा, तो पहले क्या होगा, पहले मेरा फोर्स बड़ा होगा, मतलब ये वाला जो फोर्स है ये ज्यादा होगा, जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा होगा, तो बेटा इसकी वजह से ये रॉड की साइज बढ़ेगी, रॉड की साइज बढ़ेगी। तो बेटा जब मैंने बताया कि स्प्रिंग के जैसा होता है, तो जैसे जैसे रॉड की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे डेल्टा एल बढ़ेगा, तो बेटा डेल्टा एल बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा ना। एग्जाम्पल बेटा स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में जितना ज्यादा आपका एक्स बढ़ता है, जितना ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा पीछे की तरफ का फोर्स बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप इसको एक्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका फोर्स बढ़ेगा। तो इसी तरह से बेटा शुरू शुरू में क्या हुआ कि मैंने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा था, तो ये रॉड बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते वो डेल्टा एल तक बढ़ा, उसके बाद नहीं बढ़ा, रुक गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इसका मतलब इस पोजीशन पे मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स था वो रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो गया। मतलब याद रखना, रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड में हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, जिस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट का एक्सपेंशन रुक जाएगा उस मोमेंट पे दोनों फोर्स क्या हो गए, बराबर। तो अब इस फॉर्मूले में देखना, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो डायरेक्ट एफ रिस्टोरिंग की जगह एफ डिफॉर्मिंग डाल देंगे, तो उसमें क्वेश्चन बोलेगा कि इतना ही इलोंगेट हुआ, तो हम ये मान जाएंगे कि भाई इलोंगेट जब होकर रुक गया इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। अब दोनों बराबर हो गए तो उनकी वैल्यूज पुट कर दी, समझ में ना बच्चों। तो अब ये एरिया, एरिया कौन सा लेना है, केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया जो इस फॉर्मूले में आप लोग ले रहे हैं बच्चों, ये ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल, पूरा टोटल एरिया नहीं है रॉड का, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ये वाला एरिया लेना है केवल, ये वाला, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस, ठीक बच्चों। आगे चले, ये बनाना मत, फिर बनाएंगे, वो रॉड वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, वो बस समझाने के लिए बनाया था, ये दोबारा बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसको अभी मत लिखना, ठीक है बच्चों। बस अगला लिखो स्ट्रेन, 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 ठीक है बच्चों। इसको एफ साइलेंस से डिनोट करते हैं, मतलब सी लिखो, सी में एक बीच में एरो लगा दो, सी लिख के एरो लगा दो, छोटा सा सी लिखो फिर बीच में एरो लगा दो, एफ साइलेंट बोलते हैं इसको, एफ साइलेंट, ठीक है ना। स्ट्रेन, तो बच्चों लिखो, लिखो इट इज द रिलेटिव चेंज, it is the relative change in the dimension, it is the relative change in the dimension, it is the relative change in the dimension of an object, of an object when stress is applied, it is the relative change in the dimension of object when stress is applied, when stress is applied, when stress is applied, ठीक है ना, when stress is applied, ठीक है बच्चों। तो देखो इधर अभी पिछला वाला केस ही लेके समझा देते हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए। बेटा ये तीन टाइप का होता है, लेकिन अभी क्योंकि हमने पीछे केस किया हुआ है अभी उसी से समझ लेते हैं, बाकी ये तीन टाइप का होता है हम देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, देखो स्ट्रेस इज द कॉज, जैसे बोलते हो ना फोर्स और एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज द कॉज एंड एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट। तो बच्चों जब स्ट्रेस लगेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रेन होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है, पहले इसका लेंथ एल था बेटा, एल के बाद इसका लेंथ इस स्ट्रेस के कारण डेल्टा एल बढ़ गया, तो स्ट्रेन क्या डिफाइन होगा, स्ट्रेन डिफाइन किया जाएगा इस सिचुएशन में डेल्टा एल अपॉन एल, इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल, ये रिलेटिव चेंज कहलाता है। ये तीन टाइप का होता है, फिर पढ़ेंगे इसको आगे, घबराना मत, अभी अभी लिखोगे नहीं, एग्जाम्पल बस पीछे ऐसे करके लिख लो, एक एग्जाम्पल टाइप का करके, एग्जाम्पल करके लिख लो, जैसे स्ट्रेन को हम अभी लिख रहे हैं डेल्टा एल अपॉन एल, तो कहीं भी होगा, जैसे तीन टाइप का हम पढ़ेंगे आगे, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा वी अपॉन बी, मतलब रिलेटिव चेंज इन लेंथ, रिलेटिव चेंज इन एरिया, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटा इन सब केस में स्ट्रेन का यूनिट बताना जरा, एग्जांपल अभी लिया, आगे देखेंगे। स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी बच्चों, कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी लेंथ रहेगा तो नीचे भी लेंथ रहेगा, ऊपर एरिया रहेगा तो नीचे भी एरिया, ऊपर वॉल्यूम रहेगा तो नीचे भी वॉल्यूम,
तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसका यूनिट याद रखना नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा, नो यूनिट, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, बस अभी इंट्रोडक्शन टाइप का चल रहा है, बाकी हम लोग देखेंगे चैप्टर को। आगे लिखो बच्चों हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ लिखो, लिखो अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ बेटा हेडिंग डालो हुक्स लॉ, लिखो अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to, stress is directly proportional to strain, stress is directly proportional to strain। हुक ने यही बताया था कि जितना ज्यादा कॉज होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना बच्चों। बाद में इन्होंने क्या किया था, जैसे सिग्मा लिखा और यहाँ पे कांस्टेंट रिमूव करके के लिख दे रहा हूं और ये एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन लिख दे रहा हूं, तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला बताया। यहाँ पे के क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनका मतलब लॉ हुक्स का बेसिकली यही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो बच्चे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को इन्होंने क्या नाम दिया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, which depend upon, which depend upon the material, depend upon the material, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चों के की यूनिट बताओ, के की यूनिट बताओ, हाँ तो यूनिट बताओ क्या बेटा, एप्सिलॉन की कोई यूनिट होती ही नहीं, तो के की वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की यूनिट है, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो बेटा इसकी भी यूनिट वही होगी, इसकी भी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, या पास्कल, इसी को आप क्या कह सकते हो बच्चों, पास्कल भी कह सकते हो, इसी की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है ना, दोनों जगह की यूनिट है, ठीक, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग देखो, अच्छा इसमें एक स्टेटमेंट में एक चीज मैंने लिखा है, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, जैसे एग्जांपल समझो, कोई स्टील है, तो मैं अगर उसको थोड़ा सा खींचू ना, जैसे कभी पुल वगैरह पे गए, बहुत बड़ा पुल हो, जो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबे पुल है, ऐसे ना रिवर्स के ऊपर जो होते हैं, तो कभी आप उनमें साइड में खड़े हुए, जैसे उस पर ट्रक वगैरह जाएगी ना, वो हिलेगा, ऐसा एक्सपीरियंस करना, वो हिलेगा, ऐसा नहीं कि वो गिरने वाला है इसलिए हिलेगा, वो अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर हिलता है, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब उसको डिजाइन, अगर वो हिलेगा नहीं तो टूट जाएगा, तो उसको डिजाइन किया गया है हिलने के लिए। तो इस वजह से बच्चों क्या होता है कि जब इस हुक्स लॉ बोलता है, अच्छा लेकिन अगर बहुत ज्यादा मैं फोर्स लगा दूं, जैसे मान लो उसके एक साथ 1000 ट्रक आ जाए, तब तो टूट जाएगा ना। तो भाई हर मटेरियल की एक लिमिट है, वो सर्टेन लिमिट तक ही इलास्टिक है, ठीक है ना, अगर उससे ज्यादा आप उससे लिमिट को क्रॉस कर जाओगे तो इलास्टिक नहीं होगा, वो खिंच जाएगा, जैसे मेटल ही तो वायर में खींचते हैं, आपको पता ना क्या बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब जब इलास्टिक प्रॉपर्टी मेटल की खत्म हो जाती है तब उसकी डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी शुरू होती है, नहीं तो उससे पहले तक मेटल को खींचोगे मेटल अपने शेप को रिगेन कर लेगा, ऐसा होता है, कुछ फोर्स तक मेटल अपने शेप को रिगेन कर लेता है जब आप फोर्स हटाएंगे, लेकिन आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया, तो मेटल वापस नहीं आ पाएगा। तो एक लिमिट हुई ना जहां तक ये प्रॉपर्टीज होगी, हुक्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होगा, अगर इलास्टिक मटेरियल भी है तो एक सर्टेन वैल्यू तक वैलिड होगा स्ट्रेस के, तो उसी लिमिट, इसलिए उसमें हिंट दिया गया है कि अप टू इलास्टिक लिमिट ही ये चीजें हैं, ठीक है ना, बल्कि और अगर प्रिसाइजली बोलोगे तो वो केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा, तो अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, एक ग्राफ बनाएंगे उसमें आपको पता चल, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हुक्स लॉ याद रखना बच्चों। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, अब देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों एक साथ मैं पढ़ाता हूं, बुक में पहले ये एक्सप्लेन किया फिर बाद में वो, मैं तीनों एक साथ पढ़ा, जैसे बुक में पहले स्ट्रेस बता दिया 3 टाइप का, फिर स्ट्रेन बता दिया 3 टाइप का, फिर उनके लिंकिंग की, मैं स्ट्रेस भी बताऊंगा एक साथ, स्ट्रेन भी बताऊंगा और लिंक भी एक साथ करूंगा, ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन और लिंकिंग तीनों एक साथ करूंगा। पहला लिखो बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो साथ में ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और यंग मॉडुलस और यंग मॉडुलस, ठीक है ना। पहला, तीन टाइप का स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है बच्चों, और तीन टाइप का ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है, सब तीन टाइप के। जैसे तीन टाइप का इफेक्ट होगा, तीन टाइप का अगर फोर्स लगेगा तो तीन टाइप का स्ट्रेस होगा, तो तीन टाइप का स्ट्रेन भी होगा। और स्ट्रेस स्ट्रेन अगर तीन टाइप के हैं तो इलास्टिसिटी भी तीन टाइप की होगी। तो वही हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो पहले वाले के अंदर स्टूडेंट डायरेक्ट हमने डायग्राम पहले बनाया था, लेकिन अब आप बना लीजिएगा। ऐसे एक लेंथ है, इसका लेंथ एल है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और इस फोर्स को लगने की वजह से ये थोड़ा इसका लेंथ इंक्रीज करके डेल्टा एल हो गया। तो हम ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा लिख चुके हैं हम लोग डेल्टा एल। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट स्ट्रेस कितना होगा, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एल। सिग्मा एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा बच्चों, तो अभी आपने देख लिया था, एफ अपॉन ए। लेकिन इसमें याद रहे ए कौन सा होगा, मैंने बता दिया आपको पहले, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला ये ए है, ठीक है ना। सिग्मा एल इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ साइलेंट एल अपॉन एफ साइलेंट एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल होने चाहिए बच्चों। तो इनके बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, एक साइंटिस्ट ने खोजा था, उनका नाम यंग था, तो इसीलिए के की जगह वाई आ गया। जिस साइंटिस्ट ने खोजा था, वाई क्या है, यंग मॉडुलस, आराम से बेटा, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। अगेन मैंने बताया बेटा, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अलग अलग मटेरियल का यंग मॉडुलस अलग अलग होगा। बस यहाँ के की जगह क्या आ गया, वाई, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है, यानी इस सिचुएशन में अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी यंग ने बताई थी, यंग साइंटिस्ट है, उन्होंने बताई थी, इसीलिए ऑनर में उनके जो हुक्स लॉ का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको वाई कर दिया गया, ठीक है ना, यंग के ऑनर में, यंग के सम्मान में। बच्चों वाई यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इसी को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ये अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये एक फॉर्मूला हुआ, एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है बच्चों, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल लिखिए, चलिए अगला लिखिए तब तक। शियर स्ट्रेस हो गया ना, ये लिख लिया ना, ये बहुत आसान है चैप्टर, फटाफट खत्म होगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं, बहुत आसान है, बस समझते चलो। अगला लिखो बच्चों, शियर स्ट्रेस, शियर शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, आप इसमें लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखना है इसको। पहले वाले सिचुएशन में फोर्स कैसे लग रहा था, अलोंग द लेंथ। अब इस वाले सिचुएशन में हम फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल, कैसे, तो देखो जैसे मान लो एक बुक है या एक मेटेलिक ब्लॉक है, इस तरीके से वो नीचे से हिंज किया हुआ है, हिंज किया हुआ मतलब वो नीचे से मूव नहीं कर सकता, ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसको हिंज कर दिया गया, ठीक है। अब बच्चों फोर्स मैं ऊपर से लगा रहा हूं, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, एग्जाम्पल समझने के लिए, तो जैसे कोई ये बुक है, देखो ये बुक है, इस बुक में मैं क्या करूं, ऐसे बुक है ना, इसको मैं ऐसे ऊपर से ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे ऐसे फोर्स लगाओ, तो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं अलोंग द, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेंथ के लॉन्ग नहीं।
जब ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो होगा क्या, जैसे इसमें आप देख रहे हो बेटा ये वाला हिस्सा टेढ़ा हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि नीचे वाला फिक्स है वो मूव नहीं कर सकता, तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। अगर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया है तो हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ बेटा ये थोड़ी देर बाद अगर ज्यादा फोर्स मैंने लगाया है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहां पे अगर स्ट्रेस निकालना है तो ये वाला एरिया लेंगे, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। देखो ड्राइंग याद रहना चाहिए दिमाग में, फॉर्मूला हर जगह सेम है। एरिया ऊपर वाला बेटा, ये वाला एरिया जो बुक के ऊपर है, ये वाला, समझ रहे ना, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो एरिया ये वाला लेना है, ठीक है बच्चों, ऊपर वाला सबसे जिसपे फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो वाला एरिया लेना है। और ये वाला एंगल बच्चों थीटा, और ये वाला लेंथ एल। ये जितना आगे गया है यहां से लेके यहां तक, इसको मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूं। इसका कॉर्नर जो टॉप वाला कॉर्नर है जितना आगे गया उसको मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूं। देख लो एक बार, फिजिक्स की एनसीईआरटी है, सेकंड बुक, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे स्ट्रेन क्या डिफाइन होगा, एफ साइलन एस। तो एफ साइलन एस डिफाइन होता है डायरेक्ट थीटा, डायरेक्ट क्या डिफाइन होता है थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, तो ये जो बिल्कुल ये वाली लाइन थी वो कितना टिल्ट हो गई, ठीक है ना, ये जो हाइट था वो कितना टिल्ट हो गया वर्टिकल से, वो एंगल आपका थीटा है। तो बेटा जिनको नहीं पता एक बात याद रखो, साइन थीटा, ये अगेन फिजिक्स में बार बार आएगा, 10 अभी 11th में तो ठीक है, 12th में 11th में भी आएगा एसएचएम में। साइन थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा, tan theta become nearly equal to theta, and cos theta become nearly equal to 1 when theta is very small, when theta is very small। अगर थीटा बहुत छोटा है बच्चों तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा और कॉस थीटा को 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो, अच्छा पहले ये मतलब ऐसे ही याद रखना, ये इसका पार्ट नहीं, लेकिन ये यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि when theta is very small sin theta is nearly equal to theta, tan theta is nearly equal to theta, लेकिन cos theta is nearly equal to 1, ये मत भूल जाना, cos theta 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। यस, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ tan थीटा लगा लो और उसके बराबर कर लो, क्योंकि थीटा बराबर tan थीटा। बेटा जब कोई मान लो स्टील का ब्लॉक है उसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये थीटा तो थोड़ा ही आगे जाएगा, है ना, थोड़ा आगे जाएगा। तो थीटा यहाँ बहुत छोटा है, अगर थीटा यहाँ बहुत छोटा है बेटा तो tan थीटा अगर मैं लगाऊं तो tan थीटा कितना आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल, डेल्टा एक्स अपॉन एल। बच्चों दिमाग में बात ड्राइंग रहनी चाहिए, दिमाग में ये बात याद रखना, ड्राइंग क्लियरली दिमाग में रहनी चाहिए यहाँ पे बेटा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बस वही करेंगे, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू जी इंटू एप्सिलॉन एस, और जी को लिख लेना बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी को लिखना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना, लिख रहा इसको जी से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फॉर्मूला खुद लिख लेना बच्चों, चलो लिख देता हूं, एफ बाई ए ये तो है ही, साथ में एफ बाई ए इज इक्वल्स टू जी थीटा इज इक्वल्स टू जी इंटू डेल्टा एक्स बाई जी इंटू डेल्टा एक्स बाई, ये मॉडुलस ऑफ जी वेयर जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। फ्लूइड की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 होती है, ठीक है ना, तो जी इक्वल टू 0 फॉर फ्लूइड, कई बार क्वेश्चन आता है तो इसको साइड में नीचे कहीं लिख लेना, जी इज 0 फॉर फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते। दो मटेरियल का अगर आपको रिजिडिटी तुलना करना है बच्चों तो जो ज्यादा जी जिसका होगा वो ज्यादा रिजिड होगा, ठीक है ना,
जो जी जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा रिजेक्ट होगा। ठीक है। चलो ऐसे एकदम आराम आराम समझते हो, ड्राइंग दिमाग में रखना, न्यूमेरिकल आएगा इसी पे, अभी बता दे रहे हैं कैसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तीसरा भी कर लेते हैं हम लोग। ये ठीक है ना, देख लो इसमें कोई दिक्कत हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग याद रखना, बस ड्राइंग याद रखोगे और रटना मत, समझ लेना एरिया कौन सा होता है, और ये ड्राइंग बस याद रखना, उसका तो खुद कर ही लोगे। ठीक है। चलो लास्ट लिखो, तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और इसको हाइड्रोलिक भी कहते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। ठीक है बच्चों, देखो इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर कोई इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड भर दिया। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब जिसको आसानी से कॉम्प्रेस ना किया जा सके, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और बेटा ऊपर से पिस्टन रख के, पिस्टन मतलब जैसे कि सिरिंज में होता है ना, इंजेक्शन लगाने वाले सिरिंज में आपने देखा ना, तो पिस्टन कहते हैं। पिस्टन रखा और इसको प्रेस किया ऊपर से, मतलब इस पिस्टन पे ऊपर से प्रेशर लगाया। तो जब आप प्रेशर लगाओगे तो फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड प्रेशर को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे। ये सारे डायरेक्शन पे इस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। तो बेटा इसके वजह से होगा क्या, ये चारों डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगेगा, हर डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। और कितना लगेगा, तो जितना आप ऊपर लगाएंगे उतना ही हर जगह बराबर लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो हर जगह बराबर लगेगा, बड़ा होगा तो फिर अलग बात है, लेकिन आपको उतना चीजें आएगी नहीं कि इतना बड़ा, मतलब अगर ये चेंज होने के लिए कम से कम मान लीजिए 4 मीटर 5 मीटर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप मान सकते हैं कि आपके लिए कांस्टेंट होगा। तो P की वैल्यू जो है बेटा ये हर तरफ, तो यहाँ पे डायरेक्ट याद रखो, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो डायरेक्ट प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कौन सा प्रेशर, तो बाहर से जो लगाया गया उस प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो डायरेक्ट P याद रखो, जो बाहर से प्रेशर लगाया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर, उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। और बेटा जो यहाँ स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के इक्वल होता है, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के इक्वल होता है। हाँ P प्रेशर है बच्चों, यहाँ P प्रेशर है, ड्राइंग बना लेना, और P यहाँ पे प्रेशर है, P प्रेशर है। बच्चों फिर से अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अच्छा ये माइनस मैंने क्यों लगाया है, दो ध्यान से, ये माइनस क्यों लगाया है पहले देख लो। बच्चों देखो, अगर इसके ऊपर मैं प्रेशर लगाता हूं तो इसका वॉल्यूम छोटा होगा ना, अगर चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है तो इसका वॉल्यूम छोटा होगा कि नहीं होगा। तो बेटा अगर मैं डेल्टा वी लिख रहा हूं तो फाइनल वाला वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वाला ज्यादा होगा। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू किस में आएगी, जैसे अगर 2 - 5 करूं तो माइनस में आंसर आएगा ना, तो उसको प्लस बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से एक माइनस लगा दिया, ठीक है ना, उसको प्लस बनाने के लिए अपनी तरफ से एक माइनस लगा दिया, क्योंकि ये क्वांटिटी माइनस में आएगी, इसलिए उसको प्लस बनाने के लिए एक माइनस लगा दिया। तो यहां से अगर आप अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लिख लो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बच्चों सिग्मा वी इज इक्वल्स टू बी इंटू एप्सिलॉन बी इंटू एप्सिलॉन बी क्या है बच्चों, बी है यहाँ पे बल्क मॉडुलस, बी इज बल्क मॉडुलस, ठीक है ना। तो चाहो तो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लो, P इज इक्वल्स टू माइनस बी डेल्टा वी बाई वी, P इज इक्वल्स टू माइनस बी डेल्टा वी, ठीक है, माइनस बी डेल्टा वी बाई।
ठीक बच्चों, क्लियर? देखो बच्चों, बी की वैल्यू चाहे जितने भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मैंने बताए, 3 टाइप के बताए ना, तो उनकी वैल्यू जब कम रहेगी तो उसको खींचना आसान होगा या उसके शेप को चेंज करना आसान होगा। उनकी वैल्यूज अगर ज्यादा रहेंगी तो शेप को डिफॉर्म करना मुश्किल होगा, ठीक है ना? तो अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी हो, उनमें अगर वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। ये बात समझना, कोई भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कोई भी ज्यादा है, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, मतलब वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक कहा जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक कहा जाएगा। तो बच्चों, अगर इस मटेरियल का बी ज्यादा होगा तो इस मटेरियल को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा ना। और बी अगर कम रहेगा तो इस मटेरियल को कंप्रेस करना आसान होगा। तो यहीं से एक टर्म बनता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, 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 दैट इज इक्वल टू 1/b डायरेक्ट। कभी न्यूमेरिकल में आ जाए कॉम्प्रेसिबिलिटी कैलकुलेट करने को तो 1/b कैलकुलेट करना। बेटा इधर बैठोगे, ठंडी लग रही है, इधर बैठना है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठ जाओ। कॉम्प्रेसिबिलिटी 1/b, ठीक है ना, याद रखना इधर कॉम्प्रेसिबिलिटी 1/b। बच्चों एक और चीज, ठीक है, कर लिया ये। मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, मैं बस ऐसे रिमाइंड करा रहा हूं। चलो आगे, केवल केवल बल्क में कॉम्प्रेसिबिलिटी तभी आता है ना जब लिक्विड जैसी चीज हो या ऑब्जेक्ट जैसे। कॉम्प्रेसिबिलिटी ये लिक्विड वाले केस में है, केवल बल्क मॉडुलस में। ये डिफाइन ही किया गया है 1/b, और बाकी मत सोचना, केवल बल्क मॉडुलस, ठीक है। अभी जैसे, हाँ ये बात जरूर है कि जी की वैल्यू ज्यादा होगा तो मटेरियल इलास्टिक ज्यादा होगा, मतलब वो उसको खींचना हार्ड होगा, मतलब बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, ठीक है ना। बच्चों एक फॉर्मूला, जैसे मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, बस ऐसे याद दिला कि अगर y इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर और c का पावर 1/2 है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा कुछ है, तो इससे मैंने बताया था कि अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो डायरेक्ट आप पावर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ बताया था, ठीक है, भूल गया होगा। हाँ, तो देखो, तो इसका मतलब था डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी माइनस 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी। बच्चे ये आगे जो आया वो क्या है, पावर है। देखो ए का पावर क्या है 3, बी का पावर क्या है 2, और सी का पावर है -1/2। बेटा ये सी 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सी का पावर है -1/2, इसलिए -1/2 आया। फिर बच्चों इसी में अगर परसेंट से आप मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन बी इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन सी। ये होता है ना। तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन आपको आया, जिसको नहीं पता वो लिख लेगा इसको ऐसे करके, ये बार बार पूरे फिजिक्स में काम आएगा। पीछे भी मतलब मैं बता चुका हूं एक बार, लेकिन नहीं पता है बेटा एक लिख लीजिएगा इसको आप, ठीक है ना, ये नहीं बताया मैंने। तो जैसे अगर परसेंटेज, जैसे बोले ए को इतने परसेंट से इंक्रीज किया, बी को इतने परसेंट से इंक्रीज किया, सी को इतने परसेंट से डिक्रीज किया, तो बताओ वाई में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अगर बच्चों इसमें वैल्यू पुट करना है, तो अगर आप किसी चीज को, जैसे मान लो ए को मैंने बोला कि 2% से इंक्रीज किया, तो ए की वैल्यू +2 डालो। अगर मैंने बोला बी को 1% से डिक्रीज किया, तो बी की वैल्यू क्या डालो, -1 डालो। इंक्रीज कर रहा हो तो +1, इंक्रीज करे तो पॉजिटिव डालो, और डिक्रीज करे तो नेगेटिव डालो। जैसे एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं, बोला कि ए को 2% से इंक्रीज किया, बी को 2% से डिक्रीज किया। एग्जांपल, एग्जांपल ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो। 2% से डिक्रीज किया, सी को भी मान लो 2% ही मान ले रहा हूं, 2% से इंक्रीज किया, तो वाई में परसेंटेज चेंज बताओ, ठीक है ना, वाई में परसेंटेज चेंज बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। तो बेटा कैसे ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखा है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। क्या करोगे, डायरेक्ट पावर उठा के आगे मल्टीप्लाई कर देना, आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब कर लो, देखो y में परसेंटेज चेंज कितना होगा, y में परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो देखो 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन ए, तो ए को इंक्रीज किया गया इसीलिए बच्चों +2 डालना, ठीक है।
और b को डिक्रीज किया गया तो 2 इंटू -2। बेटा समझ आ रहा है -2 क्यों? क्योंकि डिक्रीज किया गया है। और -1/2 इंटू सी को इंक्रीज किया गया तो +2। अब जो आए वो इसका आंसर है। 3 2 जा 6 -4 2 आया, 2 -1 आया, 1% आया, 1%। तो y प्लस में आया, y अगर प्लस में आया बच्चों इसका मतलब ये 1% से इंक्रीज करेगा। अगर माइनस में आया था इसका मतलब 1% से डिक्रीज करेगा। तो ये भी बताता है कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये दोबारा तिबारा मैं बता दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि बार बार इसका इस्तेमाल, लेकिन इसमें एक हैक है कि बच्चों ये तभी यूज करना जब परसेंटेज लेस देन 10%, उससे ज्यादा में यूज मत करना इसको, ठीक है ना। तो इसमें नोट करके नीचे लिख लीजिएगा ओनली फॉर लेस देन 10%। मैं यहां लिख दे रहा हूं ओनली व्हेन चेंजेस आर लेस देन 10%। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी ऐसा कहीं मिला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन आप न्यूमेरिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ज्यादा परसेंटेज का चेंज हो तो ये फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। लेस देन 10%, तो पूरे इलास्टिसिटी में तो ये चलेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी में बहुत ज्यादा चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बात बताते हैं, हो गया, लिख लिया ये, लिख लिया सबने ये, ठीक है बेटा। देखो इसमें आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा ना, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, डेंसिटी का परसेंटेज चेंज बताओ। तो बोलोगे अब देखो वॉल्यूम का तो हमको पता है, वॉल्यूम का वॉल्यूम तो निकल, जैसे आपको पी दे देगा, बी दे देगा, पी और बी दे देगा तो उसे डेल्टा वी बाई वी तो आ जाएगा, बेटा आ जाएगा ना। P इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो P दे देगा, B दे देगा, तो डेल्टा वी बाई वी तो आ जाएगा। लेकिन हमसे डेल्टा वी बाई वी ना पूछ के उसने बोला कि डेंसिटी में परसेंटेज चेंज बताओ, ठीक है ना। तो बच्चों बस यहाँ पे बस एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा रो बाई रो। तो ये क्या हुआ, रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी, डेल्टा रो बाई रो। बेटा एम में जनरली चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को कॉम्प्रेस कर रहा हूं तो उसका मास थोड़ी बदल रहा हूं, तो एम में तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई समझने के लिए लिखना चाहे तो बच्चों यहाँ ऐसे लिख सकता है, डेल्टा एम बाई एम, क्योंकि इसका पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम। बेटा वी का पावर कितना है, -1, वी का पावर -1 है ना, तो यहाँ कितना होगा, माइनस डेल्टा वी बाई वी, ऐसे बनेगा बेटा। तो अभी इस केस में, हमारे सारे केसेस में डेल्टा एम बाई एम तो चेंज नहीं होगा, तो बेटा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई, बिकॉज एम इज कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों एम कांस्टेंट है। तो अब जरा यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूले को बदल लेना, तो बदल के ऐसे भी लिख लेना, सॉरी हाइड्रोलिक स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले का, वॉल्यूमेट्रिक वाले का। तो वॉल्यूमेट्रिक वाले का एक और फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, P इज इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा रो बाई रो, चलेगा ना बच्चों। माइनस डेल्टा वी बाई वी को हटा दिया, उसके जगह डेल्टा रो बाई रो कर लिया। तो अगर ऐसा करें तो इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करो, तब तक एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके, अभी तक जो पढ़ा है उसको देखो बच्चों। देख लो बच्चों एक बार बस।
करो बच्चे इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिख रहा है? जूम करूं क्या कि दिख रहा है? रुद्र आवाज सुनाई पड़ रही है बेटा? ठीक है, करो। ठीक है बेटा, बंद कर लो, माइक म्यूट कर लो। चलो चलो फटाफट, डेटाबेस का फटाफट खत्म करो। लेकिन इसमें कैच है, पता है आपको क्या बोला? नैरो फेस फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? नैरो फेस पे। तो इसमें देखो, लेड का स्क्वायर लेड है। स्क्वायर लेड का मतलब क्या है? देखो, ऊपर वाला सरफेस क्या होगा? स्क्वायर होगा, ये 50 सेंटीमीटर का, और ये वाला थिकनेस कितना है? 10 सेंटीमीटर। बताओ नैरो फेस कौन सा होगा? इसका नैरो फेस कौन सा होगा? नैरो मतलब पतला, कौन सा फेस पतला होगा? साइड वाला होगा। साइड वाले को देखोगे तो ये 50 का होगा और ये 10 का होगा। तो मतलब ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। अरे ये पहचानना, इसमें यही कैच है और कुछ नहीं है इसके अंदर। नैरो फेस का मतलब क्या? वो पतले वाले फेस पे। तो बच्चों एरिया कितना हो जाएगा? 50 × 10, और इसको मीटर में बदलोगे फिर 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। और बच्चों लेंथ कितना होगा? जो ऐसे कर लोगे तो एल जो हमने देखा था वो कितना होगा? 50 होगा। एल कितना होगा? 50, क्योंकि ऐसे कर लोगे ना बेटा तो एल 50 हो जाएगा। तो अब बस डायरेक्ट, अब डेल्टा एक्स पूछा है, फटाफट निकाल दो। कुछ नहीं, अब तो बस कैलकुलेशन है, अब क्या ही बताया जाए इसमें। फटाफट कर लो बच्चों, कैलकुलेशन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो डेटा बस लिख लो अभी। एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन करके, स्क्वायर लिड स्लैब है, 50 सेंटीमीटर साइड है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, नैरो फेस से फोर्स लग रहा है। कर लो बच्चों फटाफट, डेटा लिख लिया था ना? यहीं पे कर, हो गया? बच्चों लिड का सीयर मॉडुलस, सीयर मॉडुलस मतलब जी दिया हुआ है। हो गया? अरे हो गया बच्चों, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ, ऊपर वाला एरिया होगा 50 × 10। देखो इसने नैरो बोला है, इस वजह से नैरो बोला है, तो छोटा एरिया कौन सा होगा? 50 × 10। ये एल कितना होगा? 50। अब बस वैल्यूज पुट करो बच्चों, एफ दे रखा, फटाफट कर लो इसको।
एफ की वैल्यू 9 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया है 500 इंटू 10⁻⁻⁴, दो पावर कट जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है चलो कोई बात नहीं, 5 इंटू 10⁻⁻4। बेटा एफ बाई ए किया है 500 इंटू, सॉरी 500 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि 500 सेंटीमीटर में आया ना, इंटू 10⁻⁻4। बच्चों जी की वैल्यू दे रखी है मुझे 5.6 इंटू 10⁻9 दे रखी है, इंटू डेल्टा एक्स बाई एल, डेल्टा एक्स बाई एल। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा एक्स ही तो मुझे निकालना है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 0.5। ठीक है 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल के 0.5। सॉल्व कर लो इसको, जो आंसर है वो आंसर है। तो ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाके 9 इंटू 9/5 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻9 इंटू ऊपर जाके ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स हो जाएगा। बच्चों इसी को सॉल्व कर लो, जो आंसर है वो आंसर है। ठीक है अब कैसे सॉल्व करोगे, दिक्कत हो रहा है क्या, हो बोलो बोलो क्या दिक्कत। बेटा ट्वाइस ऑफ ये 0.5 है ना, इसको 1/2 लिख सकते हो ना, 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मेरी मिस्टेक, हाँ 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 ठीक है ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई रहेगा, कैंसिल वैंसिल कर दो पावर, फिर डायरेक्ट 10⁻6 है, यहाँ 10⁻3 बचेगा। ठीक है ना, फिर डिवाइड कर दो, आंसर निकाल दो। आगे किसी का आंसर बताओ, आंसर कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो बच्चों आपने सब किस में डाला है, मीटर में। अगर आंसर आपको एमएम में देना हो तो 10⁻³ हटा लेना है। एक एमएम में पता है ना कन्वर्जन, एमएम में ज्यादातर आंसर इसका आएगा। बच्चों 1 मीटर में कितना एमएम होता है, 10⁻³ एमएम। तो 1 मिलीमीटर में कितना, यहाँ पे क्या निकलना, मीटर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.16 एमएम। देख लेना, नहीं नहीं एमएम में बदलना है ना बच्चों, एमएम में बदलने के लिए क्या करना है, 1 एमएम में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻3। तो 10⁻³ वहां से ले लो तो 1.6 10⁻³ इंटू 10⁻1 लिख सकते हो, तो 10⁻³ एमएम हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻1 तो 0.16 हो जाएगा, 0.16 एमएम। डायरेक्ट डेटा पुट करना, आंसर निकालना है। लेकिन ये सब चीज याद रखना है, कभी बोल दे लार्ज फेस, जैसे अगर आपको दे दे बच्चों एल इंटू बी इंटू एच करके दे दे क्वेश्चन, 50 इंटू 40 इंटू 30 बोल दे, और बोल दे कि फोर्स सबसे लार्ज वाले फेस पे लग रहा है, तो मतलब ऊपर वाला एरिया कौन सा होगा, 50 इंटू 40, तो अब की बार एल कितना हो जाएगा 30। मतलब याद रखना, लार्ज फेस नैरो फेस बोले तो ऐसे आपको करना है। एक और करो, डायरेक्ट डेटा वाले क्वेश्चन अभी करो। ओ एनर्जी है, नहीं कर पाओगे, एनर्जी है नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, एनर्जी एक डिफिकल्ट सा करें थोड़ा सा, एम्स में आया हुआ, चल आ जाओ भाई, चलो चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर दिया हुआ है लेकिन निकालना तो है, ऐसे आंसर तो हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेडिकल के 3-3 लोग बैठे हुए हमारे पास,
हाँ हाँ बच्चों, इसको टेंशन को फोर्स ले लेना, ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ ले लेना इसको। एफ बाई ए वाले फॉर्मूले में एफ बाई ए इंटू वाई इंटू लगाओगे ना, तो बच्चों इसको एफ ले लेना। T1 एफ है पहले केस में, मतलब F1 T1 है और F2 T2। चलो बताया जाए। कर लोगे, विश्वास, ट्रस्ट योर से हो जाएगा। बेटा बस ये इक्वेशन लगानी है आपको, यंग मॉडुलस वाली। बस वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन बनाओ, हिम्मत करो दो इक्वेशन बनाओ। बच्चों ये इक्वेशन में एफ ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा एल में क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ फाइनल लेंथ दे रखा है, तो पहले एफ की वैल्यू T1 रखना, फाइनल लेंथ चलो करो, अच्छा मैं बता दूंगा फिर। चलो बच्चों छोड़ना है, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो क्या करोगे, देखो जरा, ठीक है जितने लोग कर रहे हैं देखो। बच्चों T1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, वाई इंटू एल माइनस एल वन माइनस एल अपॉन एल। अरे डेल्टा एल होता है ना फाइनल लेंथ, तो फोर्स लगाने के बाद लेंथ इतना हो गया ना। अब आराम से अब दूसरा कर लो, T2 अपॉन ए, एरिया तो चेंज नहीं हुआ, इज इक्वल टू वाई इंटू एल टू माइनस एल अपॉन एल, डिवाइड मार दो, ओके कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो बाकी ठीक है कोई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऊपर नीचे उल्टा आ रहा है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों डिवाइड मार दो, तो T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू, देखो ए कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, L1 माइनस एल अपॉन L2 माइनस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, एल निकालना है हमें, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल वाले टर्म को एक साथ कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो T1 इंटू एल टू माइनस T1 इंटू एल इज इक्वल्स टू T2 इंटू L1 माइनस T2 इंटू एल। बच्चों एल वाले टर्म को एक साथ कर दो, तो एल वाले इसको उधर भेज देता हूँ, T2 माइनस ट्वेल्व, आंसर का फॉर्म देख लेना उसके हिसाब से चाहिए, बाकी तुम कुछ भी करो माइनस कर लेना यार। T2 को इधर ला दो और T1 L1 को दो, तो T2 माइनस T1 इंटू एल विल बी इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2। आ गया आंसर। किसी का उल्टा आ रहा हो तो माइनस कॉमन लेना, आ रहे हैं ठीक हो जाएगा उसका। ठीक है, मैं अभी होमवर्क ग्रेविटेशन के और दूंगा, ठीक है ना, तो उसको और होमवर्क होगा उसको कर लेना। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन का, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में सेंड कर दूंगा आज, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए अभी फिजिक्स की क्लास इतनी रहने दो, फिर उधर वाली क्लास में हम लोग चलेंगे। चलो ठीक है।